हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। चलें तो आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्विक रिवीजन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसका पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1, जिसमें मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेके बात की थी, मतलब अप टू कूलम्स लॉ तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 इसका, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलें तो शुरुआत करें, ध्यान देना आप लोग। तो अब क्योंकि ये पार्ट 2 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना, तो आप ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक उसका असर हो, है ना। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर उसका असर एक्सपीरियंस करने को मिलता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। जैसे यहां पर आप देखो ध्यान से, मैंने कहा कि आपके पास एक चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है Q, है कि नहीं। ठीक है, अब इसका असर इस रीजन में है, मान लो मैंने मान लिया इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस रीजन में इसका असर है ना। वैसे तो इसका असर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, मैंने अभी एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, कि इस चार्ज का असर इस रीजन तक है कि नहीं। मतलब इस रीजन में अगर कोई और चार्ज आप रख दोगे, से आपने प्लस स्मॉल q चार्ज रख दिया हमने, ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, मतलब ये जो चार्ज है वो इसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो ये जो चार्ज है हम इसका फील्ड ले रहे हैं, है ना। अभी मैंने क्या बोला, ये जो फील्ड है वो इस चार्ज का फील्ड है कि नहीं। ठीक है, तो जिस चार्ज का फील्ड आप ले रहे हो उस चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोर्स चार्ज, है कि नहीं। और जो चार्ज किसी के फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब किसी के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, झेल रहा है कि नहीं, तो उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, है कि नहीं। मतलब जिसका आप फील्ड काउंट कर रहे हो, जिसका आप फील्ड ले रहे हो, उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज, मतलब उस फील्ड का वो चार्ज सोर्स है कि नहीं। और जो एक्सपीरियंस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है कि नहीं है, सिंपल कहानी है ये। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इज इट क्लियर। ठीक है, चलें तो यहां पर देखें, जो मैंने बात बोली है, ठीक है, वो यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, और वही द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज, इज नोन एज source charge, and the charge which experience the force is known as test charge। ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कुछ बात करनी है अपन को, है कि नहीं। ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो ध्यान से, देखो अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। आप मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर कहीं पर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक चार्ज है, कैपिटल Q मान लो, इसकी ये फील्ड है, ठीक है, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो ध्यान देना, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, अब ध्यान दो, यहां पर इसके लिए एक डेफिनेशन बनाया गया है, सुनना ध्यान से। पहले यहां पर देखो,
मान लो ये आपका पॉइंट है, यहां पर आपका चार्ज है Q, ठीक है, यहां पर चार्ज है Q, और ये वाला पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो ये डिस्टेंस कितने पे है, R डिस्टेंस पर है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। देखो इसके लिए डेफिनेशन बनाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे जो यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने कहा कि इस पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज, है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहां पर, वही होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एट दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर मैंने सपोज करो कि 2 कूलम चार्ज का प्लेस, मैंने 2 कूलम चार्ज को प्लेस कर दिया, है ना, तो इस 2 कूलम चार्ज के ऊपर इसका फोर्स लगेगा। मान लो इसका फोर्स इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो 2 कूलम चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स है, तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स होगा, आप क्या करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका 5। तो ये बताओ, ये जो 5 है ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज ना। आपने क्या किया, टोटल फोर्स को डिवाइड कर दिया 4 से, तो आ जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ है ना, ठीक है। चलो, तो यहां पर तो मैंने एग्जांपल लिया आपका कि 2 कूलम चार्ज मैंने प्लेस किया है कि नहीं। हम यहां पर एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे Q चार्ज प्लेस्ड है, स्मॉल Q चार्ज प्लेस्ड है कि नहीं। अब देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का मान लो F अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब इसके ऊपर ये फोर्स कितना लगा रहा है, F, ठीक है। तो Q चार्ज फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F अपॉन Q, है कि नहीं। तो ये होगा आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से, है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, है ना, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है कि नहीं। तो जो भी वहां पर चार्ज होगा उसको फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये फॉर्मूला मिल गया E इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहां पर मेंशन है ना। नाउ अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, तुम बताओ ये जो F है ये वो फोर्स है ना जो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, यहां पर हम फील्ड किसकी निकाल रहे हैं, इस कैपिटल Q की निकाल रहे हैं, तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, और ये जो स्मॉल Q प्लेस किया हमने यहां पर, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये टेस्ट चार्ज है ना। मतलब इस वाले फॉर्मूले में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाल रहे हैं, और यहां पर जो चार्ज रखा है मैंने, वो कौन सा चार्ज रखा है मैंने, टेस्ट चार्ज, है कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर तुम बताओ, ये जो आपका सोर्स चार्ज है वो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब कितना फोर्स लगा रहा है वो हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से ना, ठीक है। तो आप बताओ F इज इक्वल टू, मतलब ये कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो वो क्या होगा, K इंटू Q इंटू स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर,
है कि नहीं? ठीक है, ये वाला जो F है इसकी वैल्यू यहां डाल दे, तो आप बताओ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? Q। तो तुम बताओ Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर फॉर्मूला क्या मिला अपन को? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, इसमें जो ये चार्ज है कैपिटल Q, ये कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है, मतलब जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं वही वाला चार्ज है ये, है कि नहीं? और इस वाले फॉर्मूले में जो ये चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है ये, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि वहां पर कौन सा चार्ज गिवन है, सोर्स वाला कि टेस्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कोई पूछता है आपसे, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि यार मेरे पास एक 2 कूलम चार्ज का 2 कूलम चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर की दूरी पर इस वाले चार्ज का कितना फील्ड स्ट्रेंथ होगा? तो मेरे पास यहां पर सोर्स चार्ज गिवन है ना भाई, इसकी फील्ड निकालनी है, मतलब ये सोर्स हो गया। तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? E इक्वल टू वॉट? K इंटू Q, Q मतलब सोर्स, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब वो जो भी आए K/8 आ जाएगा ये, हाँ है ना? ठीक है, क्लियर है कहानी आपको ये? मतलब अगर सोर्स चार्ज गिवन है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, देन वी यूज फॉर्मूला KQ/R स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, तो ये मैंने फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है E इक्वल टू KQ/R स्क्वायर, जो मैंने यहां पर अभी डिराइव किया है ना। तो ये आपके दो मेन फॉर्मूले हैं। अच्छा, यहां से जरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ, क्या होगा? यूनिट क्या होगा बताओ? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इसका SI यूनिट, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये सिंपल था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। पहले हम उसकी बात करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, पहले यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, है ना, उसको एक बार पढ़ लो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज अलोंग द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, है ना। सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उसके अलोंग होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लग रहा होगा? फोर्स, है कि नहीं। जैसे मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। तुम ये बताओ, यहां पर मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये रहा पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, है ना। अगर वो डिस्टेंस देगा तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो सुनो मेरी बात को, यहां पर आप क्या एज्यूम कर लोगे? एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लोगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पर आप एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेना, ठीक। अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव ना, मतलब इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही होगा।
मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड राइट ही होगा। हाँ है ना, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर आप क्या एज्यूम कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज, और देखो कि उस पॉजिटिव के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या देखा आपने कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है अगर, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन किसी पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर अगर हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो वो रिपेल ही करेगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज का फील्ड होगा, ठीक है भैया, आपका जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका अगर फील्ड देखना है इस पॉइंट पर कि किस डायरेक्शन में फील्ड होगा इसका, तो यहां पर क्या एज्यूम कर लो, पॉजिटिव, और तुम बताओ ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, है कि नहीं। मतलब नेगेटिव सोर्स चार्ज का जो फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है कि नहीं, और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा किसी पॉइंट पे वो हमेशा आउटवर्ड होता है ना। इसको एज अ कंक्लूजन ध्यान रख सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। चले, तो यही चीज मैंने 2 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। यहां देखो, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब जरा तीसरा पॉइंट देखना यहां पर, देखो तीसरा पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड in external electric field are always along the direction of electric field। मतलब मान लो किसी रीजन में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, along the direction of electric field। हाँ है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, हाँ है ना। और वहीं अगर तुम कोई नेगेटिव चार्ज उस एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो, ठीक है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। कैसे, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, तुम ये बताओ, पहले से ही मान लो इस रीजन में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मान लो टुवर्ड राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लेस्ड, मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये फील्ड पॉजिटिव सोर्स की होती है कि नहीं, तो वो पॉजिटिव सोर्स यहां होता कि नहीं होता, है कि नहीं, ठीक है। तुम ये बताओ, पहले से ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव सोर्स का होता तो पॉजिटिव सोर्स इस तरफ लाई करता ना, क्योंकि पॉजिटिव सोर्स का ही फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है कि नहीं, ठीक है। वही अगर मान लो ये जो फील्ड है वो नेगेटिव सोर्स का होता फील्ड, तो वो नेगेटिव सोर्स यहां होता ना, है कि नहीं, ताकि बेटा नेगेटिव सोर्स के लिए क्या बन जाए, इनवर्ड बन जाए। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा कि पहले से ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आपको दिख रही है, ठीक है कि नहीं है, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स का होता तो वो पॉजिटिव सोर्स कहां होता, राइट में लाई करता, मतलब लेफ्ट में लाई करता, है कि नहीं। और वहीं अगर वो फील्ड किसी नेगेटिव सोर्स का होता तो वो कहां लाई करता, राइट में लाई करता, है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सोर्स का ही क्या होता है, फील्ड आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव सोर्स का ही फील्ड कैसा होता है, इनवर्ड होता है। तो ये जो गिवन डायरेक्शन है वो इनको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से,
देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मौजूद है, ठीक है, तुमने उठाया एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को तुमने यहां पर रख दिया, है कि नहीं? जैसे तुम पॉजिटिव चार्ज को रखोगे ना, इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा टुवर्ड राइट, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हां या ना? ठीक है। वही अगर तुम कोई नेगेटिव चार्ज को उठा के इसमें रखोगे तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? टुवर्ड लेफ्ट, मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज को अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं? ठीक है, ऐसा क्यों होगा? मेरी बात को सुनो ध्यान से। देखो, ये जो फील्ड है, पहले से जो मौजूद फील्ड है, अगर वो पॉजिटिव सोर्स का होता, वो पॉजिटिव सोर्स यहां होता कि नहीं होता? बोलो, है कि नहीं? तो तुम बताओ, ये पॉजिटिव सोर्स इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, मतलब हो गया ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द फील्ड, है कि नहीं? वही ये जो पॉजिटिव सोर्स है, ये नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? मतलब हो गया ना यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये पॉजिटिव सोर्स का ही हो, नेगेटिव सोर्स का भी तो हो सकता है। हां बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, अगर ये फील्ड किसी नेगेटिव सोर्स का होता तो वो नेगेटिव सोर्स यहां होता ना, बोलो हाँ है ना? ठीक है, चलो ओके। अब बताओ, अगर ये नेगेटिव सोर्स का फील्ड है तो ये नेगेटिव सोर्स इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेगा मतलब अलोंग फील्ड ही लगेगा ना फोर्स, है कि नहीं? और ये नेगेटिव सोर्स इस नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल, मतलब हो गया ना इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड। मतलब ये जो फील्ड है वो भले पॉजिटिव सोर्स का हो या नेगेटिव सोर्स का हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अगर प्लेस करोगे आप फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर लगेगा ऑपोजिट टू फील्ड, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये कहानी है ना? ध्यान देना। तो मैंने यहां पर आपको ये पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं जो मैंने बात बोली है, ठीक है, कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज placed in external electric field are always along the direction of electric field, and force experienced by negative charge placed in external field are always opposite to direction of electric field। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब यहां पर हम आगे कुछ और बात करते हैं, है ना? हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब सुनना ध्यान से, मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है अपन को? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, कैसे? ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, मान लो ये आपका चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज है Q2, ये आपका चार्ज है Q3 एंड सो ऑन, ये आपका चार्ज है Qn, है कि नहीं? ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस है कि नहीं? इन सब की वजह से मान लो इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि नहीं? अच्छा, अब मेरी बात को सुनो, मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव सोर्स चार्ज हैं, तो सबके कारण जो इस पॉइंट पे फील्ड होगी वो आउटवर्ड फॉर्म में होगी ना। देखो, इसकी फील्ड होगी आउटवर्ड, इसे E1 बोल दिया, इसकी फील्ड होगी आउटवर्ड, इसे E2 बोल दिया,
इसकी फील्ड होगी यहां पर, ये हो गया E3 हो गया, इसकी फील्ड यहां पर होगी, ये En हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर नेट फील्ड निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, सारे इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम करेंगे यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं? तो वहां पर वेक्टर सम करना पड़ेगा अपन को। तो ये देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। बताओ, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो चार्ज है और ये जो पॉइंट P है, इसका अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं पोजीशन वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? मैंने कहा R1P, R1P 1 से लेके P, ये हो गया आपका R2P, ये क्या होगा R3P, और ये क्या होगा RNP, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो तो आप बताओ, मैं इस Q1 की वजह से फील्ड का वैल्यू बता रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान देना। बताओ E1 वेक्टर क्या होगा, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देना। आप बताओ, यहां पर सोर्स चार्ज गिवन है तो क्या करोगे, K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ना, मतलब होगा R1P मॉड का स्क्वायर इंटू R1P कैप ना, है कि नहीं? क्योंकि ये वाला डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक। सिमिलरली आपका E2 क्या होगा, यहां पर K Q2 अपॉन R2P वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R2P कैप। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं तो यहां पर En वेक्टर क्या होगा, ये होगा K QN अपॉन RNP वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू RNP कैप, है कि नहीं? अब जब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब वेक्टर सम करेंगे, तो आप बताओ, सबको जब आप ऐड करोगे, वेक्टर सम करोगे, तो सब में K कॉमन आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो सब में K अगर कॉमन आ गया तो क्या कहानी होगी बताओ, यहां देखो ध्यान से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू सो ऑन अप टू En वेक्टर। तो आप बताओ क्या होगा, सब में कॉमन आ जाएगा K, तो क्या बचेगा यहां पर, Q1 अपॉन R1P वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 वेक्टर, सॉरी Q2 अपॉन R2P, ठीक है, का स्क्वायर इंटू R2P कैप एंड सो ऑन Qn अपॉन RNP मॉड का स्क्वायर इंटू RNP कैप होगा। और अगर आप इसको समेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो समेशन ऑफ QI अपॉन RIP, और यहां पर RIP के मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, सिंपल RIP का स्क्वायर कर ले, समझ जाना वो मैग्नीट्यूड ही है, इंटू RIP कैप, और I की वैल्यू यहां पर 1 से लेके N तक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, ठीक, क्लियर है? चलो, तो यही यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट करें जल्दी से। चलें, हो गया कॉपी ये, है ना? तो ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन पूरा मैंने डिराइव करके बताया है ना, वो यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, बस मैंने जो यहां पर बताया था, यहां पर K है, ठीक है, तो K को आपको बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना? तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ठीक है। मतलब जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो क्या करना होता है, आप सारे इंडिविजुअल फील्ड निकालो
और उन सब का क्या करो, वेक्टर सम करो। ठीक है, आराम से काम हो जाता है। अब कैसे करते हैं उसके लिए आपको क्वेश्चंस देखना होगा, है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम शुरू करेंगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मतलब ऐसा लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को शो करता हो, उसे आप कहते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसी होता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सिंपल कर्व है जो हम बनाते हैं टू जस्ट रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, है ना। कोई भी चार्ज है उसके अराउंड में, उसके सराउंड में, ठीक है, कैसा पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको बताने के लिए जो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग। यहां पर आपके कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, है ना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स हैं। देखो ध्यान से, यहां पर अगर यहां पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी, है ना। तो तुम बताओ, और अपन ने बात भी की थी ना कि पॉजिटिव का फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो सिंगल पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगी, है कि नहीं। ठीक है, वहीं अगर आपका सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी, हाँ है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग। यहां पर इधर देखो, ये देखो, ये आपका है दो पॉजिटिव हैं, मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और पोलैरिटी भी सेम है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, वैल्यू क्यू क्यू का, है ना। जब ये दोनों पास में रखे होंगे तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। देखो ध्यान से, यहां से भी फील्ड निकलेंगी और यहां से भी फील्ड निकलेंगी ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव से फील्ड निकलती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां से फील्ड निकली, यहां से फील्ड भी निकली, ठीक है, लेकिन कभी ये दोनों मर्ज नहीं होंगे, कभी दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये है कि नहीं। सुनना ध्यान से, क्या होगा, एकदम बीच में आके ये ऐसे क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे, मतलब रिपल्सिव फॉर्म में। ये देखो, ऐसे निकले और ऐसे चले गए, ऐसे निकले ऐसे चले गए, एकदम बीच में आकर के। क्यों? क्योंकि आप बताओ, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है कि नहीं, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, बीच में आपकी नेट फील्ड जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और दोनों का पोलैरिटी सेम है तो बीच में दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है कि नहीं। तो बीच में आकर के वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, ऐसे, है कि नहीं। तो रिपल्सिव फॉर्म में बनेगा आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, है कि नहीं, और एकदम पीछे तो ऐसे ही होगा, एकदम पीछे ऐसा होगा। तो ये होता है आपका पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, हाँ है ना। ठीक है, वही अगर तुम बोलोगे सर, अगर मान लो दोनों में से किस मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो जाए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए, सॉरी, दोनों की वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या कहानी होगी। तो देखो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये Q1 चार्ज है, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है कि नहीं। यहां पर Q1 को बड़ा मान लेते हैं Q2 से, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव है ना। अब Q1 बड़ा है तो देखो ध्यान से,
अब यहां पर Q1 बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा दूर जाकर के मतलब सेंटर से और उसके पास जाके मुड़ेगा। यहां पर भी देखो ऐसा, और ये वाला तुरंत मुड़ जाएगा, है कि नहीं? ये वाला आपका तुरंत मुड़ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। ऐसा मतलब अगर वहां पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो यहां पर जो बेंडिंग होगी ना वो छोटे वाले के पास में होगी, ठीक है। तो कुछ इस पैटर्न का बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना है वो कैसा बना है? देखो वो कौन सा केस है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब बेसिकली ये डाइपोल है, ठीक है। तो यहां पर देखो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव है कि नहीं? मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव अगर आमने सामने रखे हों तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? तुम्हें यह पता है ना कि पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव से नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो यहां देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और दोनों की ताकत सेम है, तो यहां पर फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और इसमें चले जाएंगी, एकदम बीच में इसकी बेंडिंग हो जाएगी इस तरफ, है कि नहीं? लाइक दिस, ठीक है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो उसका पैटर्न ऐसा होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये कहानी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न की, है ना। अब हम यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के, ठीक है। चलें, बिल्कुल ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनना ध्यान से। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं पढ़ता हूं यहां पर, देखो फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। वही जो हमने अभी देखा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और कहां जाती हैं? नेगेटिव में। लेकिन अगर सिंगल पॉजिटिव है या सिंगल नेगेटिव है, तो अगर सिंगल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी, और अगर सिंगल नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी से नेगेटिव तक आएगी, हाँ है ना। तो वही कहा ना उसने कि इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, है ना। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के नेगेटिव तक आएंगी, पॉजिटिव हुआ तो वहां पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी पे एंड होंगी, ऐसा, ठीक है। ओके, ये बात तो हमने देखी थी अभी, है ना। अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है ना, सुनना ध्यान से। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अलोंग द tangent at that point, है कि नहीं। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वहां पर आप क्या ड्रॉ कर दो? टैंजेंट ड्रॉ कर दो, है कि नहीं। जैसे आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे वही होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर एग्जांपल देखो, तुम बताओ ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, आपको पता है ना फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो आप बताओ, मुझे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो हम यहां पर क्या बना देंगे? टैंजेंट। ये होगा आपका टैंजेंट एट दिस पॉइंट। अब टैंजेंट तो पीछे भी होता है, लेकिन हम सिर्फ ये वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन ऐसी है कि नहीं। तो ये देखो जो टैंजेंट है ना, इसी टैंजेंट के लॉन्ग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लो मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा यहां पर? टैंजेंट। मान लो मुझे इस पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? टैंजेंट, है कि नहीं। क्लियर है कहानी आपको यहां पर? तो ये चीज है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आर ऑलवेज अलोंग द टैंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है ना, जो लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन मैं बोल देता हूं आपको, सुनना ध्यान से। थर्ड प्रॉपर्टी ये कि कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, है कि नहीं? ठीक है, कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, मतलब जो कि सही नहीं है। भाई एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएं, क्या ये संभव है? नहीं। देखो ध्यान से सुनो कैसे। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करा दिया, मान लो करा दिया मैंने, तो तुम बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग इसके टैंजेंट के लॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अकॉर्डिंग इसके टैंजेंट के लॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बताओ एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो सकते हैं यार, है कि नहीं? तो यह संभव नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। और सुनो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं होता। ठीक है, देखो तुम यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर पॉजिटिव से फील्ड निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, है कि नहीं? तुम बताओ यहां पर क्या अंदर कोई फील्ड होगा? नहीं, है कि नहीं? मतलब यहां पर एक ब्रेक लग गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है कि नहीं? लेकिन जो तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, वो क्लोज लूप बनाता है ना। वहां पर मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती थी, लेकिन यहां पर अंदर नहीं होती हैं, इसलिए वहां पर ब्रेक आ जाता है एक। इज इट क्लियर? ठीक है कि नहीं है? तो सिंपल मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर। अच्छा, ये जो मैंने बोला है ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मेरी बात को सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है, मतलब मैंने कहा इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ध्यान दो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहां पर, ये आपका एक सरफेस है जिसका एरिया ए है। ठीक है, तो उसके थ्रू बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना, परपेंडिकुलरली। तो उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम काउंट तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इवैल्यूएट करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक तरीका बनाया गया। वो क्या है? सुनना ध्यान से। देखो आपको यह तो पता है ना कि जितने करीब होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, है कि नहीं? तुम ये बताओ जरा सोच के, एक गिवन सरफेस है ना, अगर मान लो उस गिवन सरफेस से 10 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना, वहीं उसी सरफेस से मान लो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो कौन से केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होगा? जब 50 फील्ड लाइन पास होंगी, है ना, और जब 50 फील्ड लाइन पास होंगी मतलब वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब 10 फील्ड लाइन पास हो रही थी, है कि नहीं? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। मैंने क्या बोला? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के थ्रू कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है कि नहीं? तो यहां पर यह लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। देखो ध्यान से, सुनो मेरी बात को। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी किसी गिवन एरिया से, उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा, है कि नहीं? और अब बताओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम बोल सकते हैं फाई अपॉन ए, विच इज इक्वल टू व्हाट? ई, है कि नहीं? तो यहां पर ई का एक और फॉर्मूला हो गया, दैट इज फ्लक्स बाय एरिया, है ना? और यहां से आप फ्लक्स का एक्सप्रेशन दे सकते हो, दैट इज E इंटू ए, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। मतलब अगर किसी सरफेस के थ्रू अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको उस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा वहां का नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इट इज सिंपल द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन एरिया। हाँ है ना? ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? नाउ अब यहां पर कुछ बात करते हैं हम लोग, ठीक है? सुनना ध्यान से, यहां पर एक पेज लेते हैं, वहां से बात करते हैं, ध्यान देना आप लोग। देखो, ये जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है E इंटू ए, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इस वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर इंटू वेक्टर तो वेक्टर होता है, लेकिन आपका फ्लक्स क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? तुम ये बताओ, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता है, मतलब फ्लक्स होना चाहिए वेक्टर। लेकिन एक्चुअली में फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये तो स्केलर होगा, है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनना, मतलब यहां पर इन दोनों का इनटू स्केलर आना चाहिए, लेकिन उसमें ये तो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए स्केलर? अगर हम एरिया को भी क्या मान लें? वेक्टर मान लें, है कि नहीं? अगर मैंने एरिया को वेक्टर मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, तो आंसर आएगा ना स्केलर, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना, किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो हम किसी सिचुएशन में वेक्टर भी मानना होता है हमें, है ना? एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं? मतलब हर केस में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें उसको वेक्टर क्वांटिटी मानना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, अब आपने बोला कि ठीक है सर, हमने मान लिया कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, मतलब किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो मेरी बात को सुनना, अगर आप किसी सरफेस के एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हो, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मान लो तुमने ये वाला सरफेस लिया है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर तुमने ये वाला सरफेस लिया है, बॉटम सरफेस लिया तुमने, अगर मान लो, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर,
है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि इफ वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर, ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है कहानी एरिया वेक्टर की। हमें यहां पर एरिया को वेक्टर लेना पड़ा, ठीक है, तभी जाकर के वेक्टर इनटू वेक्टर मतलब उनका डॉट क्या बनेगा? स्केलर, है कि नहीं? तो अगर आपने एरिया को ले लिया वेक्टर, तो हम इस फाई को कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है कि नहीं है ना? तो ये होता है आपका सिंपल एरिया वेक्टर की कहानी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, ये देखो ध्यान से, ये है आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इसको वेक्टर के तौर पर मान रहे हो तो ये होगा आपका एक्सप्रेशन फ्लक्स का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, मैंने कहा कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपने बोला फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना, लेकिन अगर मान लो आपका सरफेस इंक्लाइंड हो गया है कि नहीं? मतलब उसने एक एंगल फॉर्म कर लिया है वर्टिकल के साथ, मान लो, ठीक है, उस केस में क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं। लेकिन फ्लक्स के फॉर्मूले में जो एरिया आना चाहिए वो एरिया होना चाहिए जो फील्ड लाइंस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो आपका ये आपका सरफेस है कि नहीं? ये टिल्टेड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ध्यान दें, इसने मान लो वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म किया? थीटा एंगल फॉर्म कर लिया इसने, है कि नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी रहेंगी, मैं इसको अलग कलर शो कर देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब आप बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो सरफेस है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है ना? ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, लेकिन अपन को तो चाहिए यहां पर सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा? इस वाले सरफेस को रिजॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है कि नहीं? देखना ध्यान से आप लोग, डायग्राम मैं बनाता हूं। डायग्राम देखो, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हां, ये जो आपका सरफेस मैंने यहां पर रिजॉल्व किया है, देखो इसका एरिया ए है कि नहीं? अब मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है परपेंडिकुलर एरिया एंड हॉरिजॉन्टल एरिया, है कि नहीं? अब ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो इस वाले एरिया का क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। सो दिस इज ए कॉस थीटा होगा ये, ठीक है। और ये वाला क्या होगा एरिया? ए साइन थीटा। आपको ये तो पता होगा ना कि जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और जिसके साथ नहीं होता एंगल वो क्या होता है? साइन कंपोनेंट, है कि नहीं? तो तुम ये बताओ, ये जो आपने एरिया लिया ये ए कॉस थीटा होगा ना? अब आप बताओ, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, अब इस ए कॉस थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? है कि नहीं? और फ्लक्स के फॉर्मूले में हम कौन सा एरिया लेते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं? तो अब बताओ, यहां पर फाई का फॉर्मूला क्या होगा? ई इंटू कौन सा एरिया? जो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए कॉस
थीटा, है कि नहीं? ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, और तभी तो हम कह रहे हैं इसको ई इंटू ए कॉस थीटा है, तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए, है ना? आपको पता ही होगा ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी होती है आपकी सिंपल कि अगर आपका सरफेस इंक्लाइंड है तो वहां पर थीटा देगा वो। ठीक है, देन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वर्टिकल के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है कि नहीं है? चलो, ये कहानी हो गई आपकी इंक्लाइंड सरफेस के लिए। और अगर बिल्कुल वर्टिकल सरफेस होगा, है ना, तो उस केस में क्या होगा आपका? वर्टिकल अगर होगा बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा? वहां पर फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए होगा ओनली, है ना? वहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अब तुम बोलोगे सर थीटा 0 डिग्री कैसे वहां पर? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये देखो, ये आपने सरफेस लिया, ठीक है, आप बताओ फील्ड लाइन ऐसे है हॉरिजॉन्टली, है कि नहीं? ठीक है, तुम यहां देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपने एरिया लिया, थोड़ा सा बेकार बन गया ये, थोड़ा 3D व्यू देना चाह रहा हूं आपको मैं। हां, अब ध्यान देना, यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब आप बताओ यहां पर फील्ड लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक, और आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आप बताओ इसी के अलोंग आपका एरिया वेक्टर भी होगा ना, है कि नहीं? तो तुम बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, है कि नहीं? तो यहां पर देखो आप, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू ए। इज इट क्लियर? ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर सरफेस का एंगल वर्टिकल के साथ कितना है? थीटा है, लेकिन यहां पर अगर आप मैं निकालूं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो भी थीटा आएगा। तुम देखो ध्यान से, मैं यहां पर थोड़ा ज्योमेट्री लगा रहा हूं मैं, ध्यान दो। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा ना, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलरली, है कि नहीं? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक। ये देखो, ये होगा ना आपका एरिया वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है, तो तुम बताओ ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, है ना? ये तुम ज्योमेट्री से कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, तुम बताओ ये देखो, ये आपका थीटा था ना, थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं ऐसा परपेंडिकुलर बना रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ध्यान देना बस। देखो ये 90 डिग्री, ये आपका कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यहां लिख देता हूं मैं इसको 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बताओ ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब बताओ 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे, ये थीटा आएगा ना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये जो फॉर्मूला है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, इसके लिए इसमें जो आपका थीटा है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये देखो, अगर आपका टिल्टेड आपका सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, एरिया वेक्टर ऐसा है ना, तो एंगल कितना है यहां पर? थीटा एंगल है। वहीं अगर आपका सरफेस ऐसा हो जाएगा तो एरिया वेक्टर भी ऐसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा, तो वहां पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में आपका फ्लक्स कितना होगा? E इंटू ए होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जब आपका
सरफेस बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर है और जब आपका वो टिल्टेड है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब लेकिन हम बात करेंगे कि अगर आपका सरफेस कर्व्ड होगा, कर्व्ड, अभी तक जो भी हमने फ्लक्स की बात की उसमें सरफेस कैसा था आपका? फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट। अब अगर मान लो सरफेस कर्व्ड हुआ तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यह कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। देखो, अगर मान लो सरफेस कर्व्ड है, यह ऐसा कर्व्ड सरफेस है, मान लो, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो क्या होगा। मान लो आपका सरफेस कर्व्ड है, ये कर्व्ड दिख रहा है सरफेस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर ये वाला पोर्शन, अगर देखोगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, यहां पर अगर तुम एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना, एरिया वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है। और यहां पर फील्ड लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टली, तो ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, बोलो हाँ है ना? ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बीच में देखें, बिल्कुल बीच में देखें, बीच में, तो यहां देखो, यहां पर लेते हैं अगर हम एरिया, थोड़ा सा पोर्शन, तो यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टली है। तो आप बताओ यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। मतलब कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस में हर पोर्शन के थ्रू, है ना, हर पोर्शन में जो आपका एंगल है वो अलग अलग हो रहा है ना, है कि नहीं? मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल सरफेस, है कि नहीं? तो उस केस में आपका फ्लक्स E इंटू ए इंटू कॉस थीटा से नहीं निकाल सकते। तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक है, तो कैसे लेंगे वहां पर हम हेल्प इंटीग्रेशन की? अब ध्यान देना, इधर देखना ध्यान से। देखो ये लिया मैंने आपका सरफेस कर्व्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। हां, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, पूरे सरफेस का एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे हम, बहुत ही स्मॉल एरिया यहां पर चूज करेंगे, ठीक है। ऑफ एरिया ds, इसका एरिया मैंने मान लिया ds, बहुत स्मॉल एरिया मैंने मान लिया, है कि नहीं? और उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर, है कि नहीं? और मान लो उसने एंगल कितना फॉर्म किया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा, ठीक है। तो ये बताओ इस स्मॉल एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो आप बताओ कितना होगा वो? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होगा, है कि नहीं? यहां पर हम ये वाला एरिया लेंगे ई डॉट डी एस, लेकिन ये हुआ आपका सिर्फ उस एलिमेंट्री पोर्शन के थ्रू फ्लक्स। अब मुझे पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखना है, तो ऐसे तो डीएस बहुत सारे होंगे ना वहां पर, तो हमें सबका फ्लक्स देखना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम क्या करेंगे वहां पर? इंटीग्रेशन करेंगे इस एक्सप्रेशन का, तो मुझे मिलेगा टोटल फ्लक्स। तो यहां देखो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट
ds, and you know very well integration of d phi is phi, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये हो गया आपका फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला थ्रू कर्व सरफेस। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब अगर फ्लैट सरफेस होगा ना तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कर्व सरफेस हुआ ना तो वहां पर फ्लक्स आपको इंटीग्रेशन के मेथड से ही निकालना होगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होगा आगे चल के टॉपिक्स में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या कहानी है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, है ना? मेरी बात को सुनना ध्यान से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सिंपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। एक सिस्टम में अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का पेयर है तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ध्यान दो, ये देखो, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो हुआ ना पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, है कि नहीं? तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये जो आपका यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी ली है मैंने? 2a। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन होता है दोनों चार्ज के बीच का उसे कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ ऑफ डाइपोल इज बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक, और ये जो पॉइंट O है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपकी डाइपोल की, सिंपल कहानी है, ज्यादा कोई लोड नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, है ना? उस डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ही हम बताते हैं कि डाइपोल की स्ट्रेंथ अच्छी है कि खराब है कि नहीं? तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P, है ना? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो P वेक्टर। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। देखो, आइदर ऑफ चार्ज का मतलब जो दोनों चार्ज हैं दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, बस एक माइनस है और एक प्लस है ना? तो कोई भी एक चार्ज ले लो, वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, है ना? तो ध्यान दो यहां पर, ये देखो, ये आपका है डाइपोल, ये आपका Q माइनस Q प्लस Q। तो डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस कैसे किया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, मतलब Q, दोनों में से कोई एक भी ले लो, Q, हमें साइन नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेनी है अपने को यहां पर। तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कितना लिया मैंने? 2a लिया है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू 2a, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, है कि नहीं? अगर यहां से तुम यूनिट देखना चाहते हो तो सिंपल कूलम इंटू मीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक, अब सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो ये देखो, डायरेक्शन मेंशन है यहां पर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना? ये ध्यान होना चाहिए, इसका यूज होता है। इज इट क्लियर? तो ये होता है सिंपल आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैं इंटरेस्टेड हूं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, चलो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है यहां पर हम दो पोजीशंस में देखेंगे, है ना? एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक बार यहां पर देखना ध्यान से आप लोग, है ना? फिर फॉर्मूले पे आते हैं। देखो, ये देखो, ये है आपका, मान लो थोड़ा और नीचे बनाता हूं मैं,
ये आपका माइनस मतलब माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, ठीक है। तो यहां पर और ये हो गया लेंथ ऑफ डाइपोल 2a, है ना, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, पॉइंट O। अब देखो यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। देखो ये जो लाइन है दैट इज लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इनको हमने दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दिया। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं हम लोग एक्सियल लाइन, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सियल लाइन, ठीक है। और एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये देखो, है ना, इसे कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। तो अब हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब यहां पर किसी पॉइंट पर या यहां पर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो होगा एक्सियल पोजीशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहीं अगर अपन को इस पोजीशन पे निकालनी हो, इस पोजीशंस पे निकालनी हो, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिसका आप लोग को यूज करना है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, इसमें मैं पूरा आपको डेरिवेटिव पार्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना। सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, बस वही अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। चलो ध्यान देना आप लोग, यहां पर आओ। पहली बात हो रही है एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये देख लो, एक बार डायग्राम देख लो। ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, ये डायपोल मोमेंट है आपका टुवर्ड लेफ्ट। यहां पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनना, इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव की वजह से भी फील्ड होगा आउटवर्ड, है कि नहीं? ठीक है। और इस नेगेटिव की वजह से भी फील्ड होगा यहां पर इनवर्ड। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव का फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पास में है पॉइंट P से और नेगेटिव दूर है। तो यहां पर E पॉजिटिव ज्यादा होगा E नेगेटिव से, तो जो नेट डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉजिटिव वाले के अलॉन्ग ही आएगा ना, है कि नहीं? तो ये होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया है वो डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही है ना। देखो डाइपोल मोमेंट भी आपका क्या है, टुवर्ड लेफ्ट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, टुवर्ड लेफ्ट, है ना। तो याद रखना, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होता है कि नहीं? ठीक है। चलो अब ध्यान देना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज गिवन बाय 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें r क्या है, पॉइंट P की दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से, है कि नहीं? ठीक है। और यहां पर जो a है आपको मालूम ही है कि 2a इज लेंथ ऑफ डाइपोल, तो उसका हाफ क्या होगा, a होगा, ठीक। और k आपको मालूम ही है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? और ये जो p है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पर जो k है ये आपको मालूम है वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो p है वो आपका डाइपोल मोमेंट है, दैट इज q इंटू 2a, है ना। तो ये होता है एक्सप्रेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल पोजीशन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सुनो, अगर मैं यहां पर डाइपोल को शॉर्ट मान लूं, है कि नहीं, या ये बोलूं कि जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है, पॉइंट P अगर बहुत दूर है तो R की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ना यार A के मुकाबले, है कि नहीं? तो यहां पर अगर हम बोलें कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है A के मुकाबले, तो हम A को इग्नोर कर सकते हैं ना। तो अगर हम A को इग्नोर कर देंगे R के मुकाबले, तो यहां पर R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर R की पावर 4 हो जाएगा,
एक R कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2kp अपॉन R क्यूब, 2kp बाय R क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना। बहुत अगर छोटा डाइपोल मान ले, मतलब पॉइंट P बहुत दूर मान ले, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा K2kp अपॉन R क्यूब। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि वहां पर शॉर्ट डाइपोल बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज, और अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रहा है देन ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर देखो, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, ध्यान देना। ये देखो, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका होता है ना इक्वेटोरियल लाइन। तो आपने ये वाला पॉइंट P ले लिया हमने एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव का फील्ड कैसा होगा आउटवर्ड, भैया पॉजिटिव का फील होता है आउटवर्ड, नेगेटिव का फील होता है इनवर्ड। आपको पता होगा ये चीज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि नहीं? ठीक है, चलो आप बताओ, नेगेटिव की वजह से यहां पर फील कैसा होगा इनवर्ड। तो ये देखो, ये होगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों का जो नेट फील्ड होगा वो ये वाला होगा ना, ये होगा आपका नेट फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, मतलब यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है टुवर्ड राइट, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो क्या है, यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड लेफ्ट। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है कि नहीं, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है ना। और एक्सियल पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट के अलोंग था, लेकिन इक्वेटोरियल में क्या होगा, ऑपोजिट होगा डाइपोल मोमेंट के, है कि नहीं? ठीक है, चलो ये तो ठीक है, डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है सिंपल, Kp अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर भी अगर हम बोले कि शॉर्ट डाइपोल है, मतलब पॉइंट P अगर बहुत दूर है, मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A, ठीक है, तो उस केस में आप A को अगर इग्नोर करोगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हो गया आपका Kp बाय R क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा, तो शॉर्ट डाइपोल में देखो ये है आपका Kp बाय R क्यूब इक्वेटोरियल में, और एक्सियल में क्या था 2Kp बाय R क्यूब, है ना। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जो E एक्सियल है वो डबल होगा E इक्वेटोरियल के, है कि नहीं। मतलब अगर हमने R डिस्टेंस पर एक्सियल पे रखा और उतने ही R डिस्टेंस पे रखा हमने इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल वाले फील्ड का डबल होगा एक्सियल वाले पे, है कि नहीं। तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन का। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर आपने किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो क्या कहानी होगी वहां पर, ठीक है। मतलब वहां पर हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। देखो, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। चलो, मतलब ये जो फील्ड है ना वो डाइपोल की फील्ड नहीं है, कोई और फील्ड है, और उसमें हमने डाइपोल को रख दिया हमने, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहां पर, ये देखो, ये जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है उसका डायरेक्शन देखो यहां पर टुवर्ड राइट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर आपने डाइपोल को रख दिया है, ये आपका डाइपोल है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P का,
ठीक, तो यहां देखो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, और यहां पर जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो d लिखा हुआ है, इस d को आप 2a भी बोल सकते हैं, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, है ना। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स लगता है अलोंग द फील्ड ना, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है अलोंग द फील्ड, है ना, और वही नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू फील्ड। तो ये देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड और इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू फील्ड, है कि नहीं। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू E। तुम बताओ, अपन ने फॉर्मूला देखा था ना, E इज इक्वल टू F अपॉन Q का, ये फॉर्मूला देखा था अपन ने। यहां पर ये Q क्या होता है, टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। तो तुम बताओ, यहां से मैं F इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना Q इंटू E, है कि नहीं। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर मुझे फोर्स निकालनी हो ड्यू टू फील्ड तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इंटू E, है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE अलोंग द फील्ड, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE ऑपोजिट टू फील्ड। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड राइट और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड लेफ्ट। तो आप बताओ, ये घूमेगा नहीं ऐसे, ये रोटेट नहीं होगा क्या ऐसा, मतलब इसके ऊपर एक कपल एक्ट हो रहा है ना। कपल का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट। तो यहां पर कपल एक्ट हुआ और जहां कपल होता है वहां पर टॉर्क लगता है ना, ठीक है। तो यहां पर बताओ, इस फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगी ना, और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क, है ना। तो यहां पर जब भी तुम डाइपोल को रखोगे किसी एक्सटर्नल फील्ड में तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क, और वो टॉर्क क्या चाहेगा कि जो डाइपोल है वो अलोंग द फील्ड आ जाए, है कि नहीं। और वो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट एंड E इज एक्सटर्नल फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, है कि नहीं। अब क्योंकि यहां पर P साइन थीटा है और यहां टॉर्क की बात हो रही है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो P और E का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं। तो ये होता है आपका सिंपल टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, सिंपल कहानी है। चलो अब हम बात करने वाले हैं आगे कि अगर आपके किसी सरफेस पे, किसी लेंथ पे, ठीक है, किसी वॉल्यूम में चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी क्या कहानी है। देखो अभी तक हम लोगों ने बात की कि कहीं पर सिंगल चार्ज है, कहीं पर 2 चार्ज हैं, कहीं पर 3 चार्जेस हैं, लेकिन अब मान लो कि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब कंटिन्यूअस वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग कहानी करते हैं वो अपन यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकता है भाई, है ना। अगर मान लो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लेंथ के अलोंग, जैसे मान लो वायर, मान लो वायर, ठीक है। अब वायर पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, लाइक दिस, ये देखो ये आपका वायर है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कौन सा टर्म आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
चार्ज पर यूनिट लेंथ को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो इस पे टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और वो लैम्डा होगा Q बाय L। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर अपन को एक टर्म देखने को मिला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, नाउ अब बताओ, अगर मान लो चार्जेस एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, तो उसे क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं। तो वहां पर हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, तो उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय सिग्मा, है कि नहीं। तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो सिग्मा मतलब, यहां पर जैसे बताता हूं, एग्जांपल लेता हूं मैं, ये देखो, मान लो कोई प्लेट है, कोई प्लेट है, इसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? ठीक है, तो तुम बताओ यहां पर चार्जेस किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर हम टर्म लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वो सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया मैंने S मान लिया, ठीक है, और इसका चार्ज Q है टोटल, तो Q अपॉन S इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नाउ अब अगर मान लो कोई 3D फिगर है ना, जैसे मान लो क्यूबॉइड हो गया, एक कोई आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, या सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, उसमें अगर हम चार्ज बोले कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है ना, है कि नहीं। तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ध्यान से, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना। तो यहां पर क्या बात होगी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और वो क्या होता है आपका? सिंपल रो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और वो होगा सिंपल चार्ज बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें चार्जेस ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर टोटल चार्ज अगर इसका Q है और यहां पर इसका वॉल्यूम V है, तो ये होगा आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये होगा आपका सिंपल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनका यूज होता है आपके न्यूमेरिकल्स में। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, और जो सिग्मा था आपका, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, वहां यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले को देख करके आप बता ही सकते हो इसका यूनिट क्या होगा यार, है ना। ठीक है, चलो, तो ये हो गई आपके सिंपल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है, कॉल्ड एज गॉस लॉ। ठीक है, सुनना ध्यान से आप लोग, यहां पर देखो गॉस लॉ, ठीक है। देखो भाई, गॉस लॉ में क्या कहा गया कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, है कि नहीं। तुम यहां देखो ध्यान से, मान लो ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है, इसने चार्ज एनक्लोज किया है Q, है ना। तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल फील्ड लाइंस होंगी, वो होगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इसी को हम कहते हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है ना। मतलब यहां पर टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू निकालना है, तो जो चार्ज आएगा यहां पर Q, वो अंदर वाला ही होना चाहिए, है कि नहीं। मान लो
एक सरफेस है, इसमें मान लो ये -1 कूलम है, ये 2 कूलम है, ठीक है, ये आपका +3 कूलम है, यहां पर -2 कूलम है, -1 कूलम है, मान लो, ठीक है। अब बोला जाए कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे phi इज इक्वल टू -1 + 2 माइनस ये हो गया 1, 1 + 3 इज 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर बाहर के चार्जेस काउंट नहीं होंगे। यहां बोल ही रहा है ना कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब जो सरफेस के अंदर चार्ज है ना, वो वाला चार्ज काउंट होता है यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है आपका सिंपल गॉस लॉ का स्टेटमेंट, है कि नहीं। और एक और बात, एक पॉइंट है कि यहां पर जो एनक्लोज सरफेस है ना, उसका शेप कैसा है उस पर मैटर नहीं करेगा। कोई सा भी शेप हो क्लोज सरफेस का, किसी भी साइज का हो, है ना, उसके थ्रू अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो वो होगा आपका सिंपल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज के बराबर। मतलब मैंने कहा कि अगर मान लो कि आपका सरफेस यहां पर क्यूबॉइड है, मतलब आपने यहां पर सरफेस मान लिया, क्यूब मान लिया, जो मानना मान लिया, और उसमें अंदर मान लो चार्ज क्यू है। वही अगर कोई स्फीयर है, उसमें भी अगर आपका चार्ज क्यू है, तो इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके थ्रू भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब उस क्लोज सरफेस का शेप कैसा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका साइज कितना बड़ा कितना छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है किससे, कि अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है। वो अगर सब में सेम है तो आपका फ्लक्स भी सेम होगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट, है ना। अब हम बात करेंगे यहां पर गॉस लॉ के एप्लीकेशन को लेकर के, ठीक है। मतलब गॉस लॉ की हेल्प से हम बहुत सारे शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कि अगर मान लो आपका स्फेरिकल चार्ज होगा, कोई स्फेयर होगा जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, उसकी वजह से फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पर हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। कोई आपका वायर होगा यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से फील्ड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के, ठीक है। तो वो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर हम लोग यहां पर गॉस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो डिफरेंट शेप का बॉडी रहेगा, है ना, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपन इस चैप्टर को पूरा क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करूंगा कि ये होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलो ध्यान देना आप लोग। पहला एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, ये देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब क्योंकि यहां पर लॉन्ग वायर है ये, तो यहां पर टोटल चार्ज बता पाना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। इसीलिए यहां पर टोटल चार्ज की जगह पर यूज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा। तो यहां पर जो लैम्डा होगा वो होगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, कैसे कैलकुलेट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो सुनना ध्यान से। यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज वायर एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो, है कि नहीं। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है,
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। वहीं अगर ये होता नेगेटिवली चार्ज तो डायरेक्शन क्या होता, इनवर्ड होता, लेकिन वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन सेम रहता आपका। ठीक है, अब तुम लोग यहां देख रहे होगे एक सिलेंडर शेप देख रहे होगे आप लोग यहां पर डॉटेड शेप में, है ना। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हम ड्रॉ करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग यहां पर एक सरफेस इमेजिन करते हैं। यहां पर हमने किया है सिलेंड्रिकल सरफेस। ये जो हम सरफेस इमेजिन करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसे कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो भी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, उसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, है ना। और इस तरीके से गॉसियन सरफेस लेते हैं ताकि जो बॉडी है, चार्ज बॉडी, वो एंक्लोज बन जाए, वो एंक्लोज बन जाए। क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो गॉस लॉ है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इंक्लोज्ड, है कि नहीं। तो ऐसा हमें शेप इमेजिन करना होता है ताकि वो चार्ज बॉडी एंक्लोज हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम देखेंगे यहां पर सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो सेकेंड में क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मेरे पास इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट है कि नहीं। मान लो ये आपका इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट है, ठीक है। मान लो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं है। अब बताओ, देख के यहां पर, अब पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है ये, यहां पर भी हमें टोटल चार्ज नहीं पता होगा, तो यहां पर भी क्या गिवन रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया गिवन रहेगा आपको, है ना। मतलब यहां पर भी चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगी आपको, क्योंकि सरफेस है इसीलिए कौन सी डेंसिटी गिवन रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगी, है कि नहीं। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब यहां पर तुम बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यहां से कितनी दूरी पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो भाई कोई सी भी दूरी पर, मतलब अगर ये प्लेन शीट है, इस पॉइंट पे बोलो, इस पॉइंट पे बोलो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, है ना, ठीक है, ओके। लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से, हम बोलते तो हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होगा डिस्टेंस के, लेकिन वो डिस्टेंस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उस शीट के करीब में ही कहीं पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट ये चलेगा, है ना। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब भी आपका कोई बोले इनफाइनाइटली थिन शीट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? लेकिन अगर वही इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट अगर कंडक्टिंग हो गया, कंडक्टिंग शीट अगर हो गया वो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट होगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आए, सिंपल अगर बोल रहा है ना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, उसमें कंडक्टिंग वर्ड अगर यूज नहीं है, देन वी यूज फॉर्मूला दिस, और अगर कंडक्टिंग शीट वर्ड यूज है, देन ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये कहानी हो गई आपकी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, है कि नहीं? मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपके पास अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है कि नहीं, या फिर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से देखो, अगर मैं लेता हूं नॉन कंडक्टिंग में स्फेरिकल शेल लेता हूं, नॉन कंडक्टिंग में, ठीक है, सुनना ध्यान से, यह है आपका मान लो नॉन कंडक्टिंग में स्फेरिकल शेल है, और इसको तुम अगर यूनिफॉर्मली चार्ज करते हो, अब क्योंकि ये शेल है तो अंदर खाली होगा, तो जो भी चार्ज होगा वो कहां पर आएगा? सरफेस पे ही आएगा ना। ठीक है, ओके। लेकिन यहीं पर अगर मान लो ये कंडक्टिंग में होता स्फेरिकल शेल, ठीक है, तो भी आपका चार्ज कहां आएगा? सरफेस पे ही आएगा, क्योंकि अंदर वहां भी खाली है। ठीक है, लेकिन अगर ये होता कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब कंडक्टिंग में अंदर भरा हुआ अगर ये, तो भी बेटा यहां पर जो चार्ज है ना वो सरफेस पे ही रहता है कि नहीं? ऐसा क्यों कि भैया सॉलिड है तो आपका चार्ज सरफेस पे क्यों रहता है कंडक्टिंग में? क्योंकि आपको मालूम है कंडक्टिंग है वो, मतलब उसमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है, मूव कर सकता है। तो जैसे ही तुम उसको चार्ज करोगे ना, ठीक है, मान लो तुमने उसको पॉजिटिवली चार्ज किया, तो सारे पॉजिटिव आपस में रिपेल होकर के कहां पहुंच जाएंगे? सरफेस पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर मैंने क्या बोला आपसे कि चाहे आप बोलो नॉन कंडक्टिंग में स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग में कुछ भी हो, शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, है ना, आपका चार्ज सरफेस पे ही रहता है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब नॉन कंडक्टिंग में स्फेरिकल शेल या फिर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, है ना, चार्ज रहेगा आपके सरफेस पे ही। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, हां, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 3 डिफरेंट पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, वो कौन से 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं? सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, फिर से यहां पर बनाता हूं मैं, ये देखो ध्यान से, मान लो मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, नाउ अब यहां पर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है। ठीक, अब देखो ध्यान से, मुझे 3 डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक पॉइंट होगा बाहर, एक पॉइंट होगा सरफेस पे, और एक पॉइंट होगा अंदर। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, ये रहा आपका पॉइंट P, दिस इज आउटसाइड द स्फीयर, है ना, तो यहां पर डिस्टेंस मैंने मान लिया सेंटर से स्मॉल r, तो यहां पर स्मॉल r की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये है आपका ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। फिर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। इसे एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं इसको M मान लेते हैं। ठीक है, सरफेस पे निकालनी है। फिर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो मान लो यहां कहीं निकालनी है मुझे, है ना, इसे अपन N मान लेते हैं। ये जो आपका R होगा डिस्टेंस,
ये वाला आर क्या होगा, लेस देन कैपिटल आर होगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन आर, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब बाहर, सरफेस पे, अंदर। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज आउटसाइड द स्फीयर, तो वो एक्सप्रेशन होता है सिंपल KQ/R²। मतलब जो आप लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यहां पर फॉर्मूला है, सिंपल KQ/R², वेयर Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल शेल, है कि नहीं। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो यहां R ग्रेटर देन कैपिटल R के केस में है ये। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अगर हम बात करें सरफेस पे कितना होगा, मतलब पॉइंट M पे कितना होगा, तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी ना। देखो पॉइंट P को खिसका दिया तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल R के बराबर हो गई। तो आप क्या करोगे, स्मॉल r को रिप्लेस कर दो किससे, कैपिटल R से। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी सरफेस की। नाउ अब अगर हम बात करें अंदर की, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट N, मतलब जिसमें स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कैपिटल R, तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता ना, सारे चार्जेस कहां पर हैं, सरफेस पे हैं। अब क्योंकि अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल चार्ज शेल ऑलवेज इक्वल टू 0, या फिर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भी आपका अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप देखें, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एज इंक्लोज चार्ज इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि इंक्लोज चार्ज कितना है, वहां पर 0 है, मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये जो अपन ने 3 चीजें देखी, बाहर के किसी पॉइंट पर, सरफेस पर और अंदर, है ना, इनको देखते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, वो ग्राफ कैसा है। देखो आप बताओ, यहां देखो, पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो आप बताओ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², है कि नहीं। मतलब अगर R बढ़ेगा, बाहर वाला, अगर हम बात करें स्फीयर के बाहर, तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, है कि नहीं। और हम बात करें सरफेस पे कितना है, KQ/कैपिटल R², ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, और अंदर अगर हम बात करें, स्फीयर के अंदर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, यहां देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका स्मॉल r। ठीक, अब ध्यान देना, मान लो ये वो पॉइंट है जिसमें स्मॉल r की वैल्यू रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, तो तुम बताओ, इसके पहले अगर हम बात करें तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है, कम है। तो तुम बताओ, इस पूरे में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं। मैं इसको अलग अलग शो कर देता हूं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 0 होगी। ठीक है, तो ये वाला केस था आपका, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R।
ठीक है। और जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, मतलब सरफेस पर, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैक्सिमम होती है कि नहीं? उसके बाद जैसे ही आपका स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो जाती है, मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है कि नहीं? तो यहां पर हम कहते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं? लेकिन ये जो ग्राफ का ये जो आपका पॉइंट है, इसको कभी भी आप इस एक्सिस से टच नहीं कराओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, है ना? एट आर इक्वल टू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो ना। आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बाहर में? E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? जब स्मॉल आर की वैल्यू इंफिनिटी होगी। तो इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब बहुत दूर होगी, तो उसमें हम लोग ये टच करके नहीं दिखाते हैं। तो ये होता है ग्राफ, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चले अब हम बात करेंगे, अगर आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मतलब सॉरी नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड स्फीयर है ना। अब नॉन कंडक्टिंग में अगर सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि नहीं? ठीक है, तो हम उसकी बात देखते हैं यहां पर। चलो आओ देखो ध्यान से आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, तो पूरा अंदर भी होगा चार्ज, ठीक है, लाइक दिस। देखो ध्यान से, ये आपका मान लो आपका स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, तो अंदर पूरा चार्ज होगा। देखो पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा यहां पर, ठीक है। चलो इसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है। अब इसका जो टोटल चार्ज है मैंने मान लिया वो कैपिटल क्यू है, ठीक। अब यहां पर भी तीन डिफरेंट पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि नहीं? बाहर के पॉइंट पर, सरफेस पे और अंदर के पॉइंट पर। और इस बार अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि अंदर भी चार्ज है कि नहीं? ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना। अगर मैं बोलूं बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, वो कितना होगा आपका? तो ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब आउटसाइड की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है कि नहीं? इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें तो कोई लोड नहीं है ना। बस यहां से ये बताओ कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ आर स्क्वायर के, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब बताओ सरफेस पे अगर हम आएंगे, इस पॉइंट पे अगर हम आएंगे, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसके लिए आप क्या करोगे? स्मॉल आर को रिप्लेस कर दोगे कैपिटल आर से। मतलब ये दोनों फॉर्मूला सेम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका सरफेस के ऊपर। नाउ अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये कि अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो। हां ध्यान देना आप लोग, यहां पर आप देखो इनसाइड द सरफेस आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट M, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर जो R है वो लेस देन है ना कैपिटल R, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होगा के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यू,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर के क्यू, यहां पर जो के क्यूब बाय आर क्यूब है, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है कि नहीं? ठीक है, और आप देखो जरा, देख के यहां पर अगर मुझे सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के सेंटर पे, तो स्फीयर के सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कम होते होते 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आर की वैल्यू 0, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0, है कि नहीं? ठीक है, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब सेंटर से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी? जब तक हम सरफेस पे ना पहुंच जाएं, और जैसी सरफेस से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वापस से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर इसको देखते हुए अपन ग्राफ बना सकते हैं। देखो ध्यान से, सुनो, ये अपन ग्राफ बनाएंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर। ठीक, ये वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। ठीक, तो इसके पहले मतलब क्या होगा? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू 0, मतलब यहां पर हम सेंटर पे खड़े हैं स्फीयर के, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है ना सेंटर पे। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे आर बढ़ेगा अंदर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या था? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्मॉल आर। कब? जब स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन थी कैपिटल आर से, है कि नहीं? उसके बाद जैसे हम सरफेस से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ऐसा डिक्रीज। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है पूरा क्विक रिवीजन पार्ट 2 का, जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पर गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये पूरा आपको टॉपिक एक बार वापस से अगर आप चाहें तो देख लें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये पूरा देखना चाहिए और प्रॉपर नोट्स बनाओ, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, और उस सब्जेक्ट में जो भी कैटेगरीज देखनी है, कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है, कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने हैं, मतलब जो भी कैटेगरीज देखनी है आपको, है ना, आप उसमें क्लिक करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है, तो आप यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, है ना, फिर जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसमें क्लिक करें और आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।